Hello students. In last video we have discussed about scope of business economics. Now in this video we'll go on the last point of our first unit, that is the objective of business firm. Okay. तो चलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि उन्हें इंग्लिश में नहीं, थोड़ा मराठी में भी होना चाहिए, हिंदी में भी होना चाहिए। तो उनके लिए हम हमारे वीडियोस लास्ट वीडियो से बना रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और मराठी के साथ में। ठीक है। तो ये आज वीडियो जो बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म पे बनेगा। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि बिजनेस फर्म और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये सब्जेक्ट है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा मायने रखता है। ओके। सो बेसिकली यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 5 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। दैट इज इकोनॉमिक है, सोशल है और ह्यूमन है। उसी के साथ साथ नेशनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। ओके। नाउ अभी ये जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से और उनके अचीवमेंट के हिसाब से, उनके काम करने के तरीकों के हिसाब से एक कुछ क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, कुछ बल्क बनाए जाते हैं या फिर कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं। जिस ग्रुप से वो रिलेट करते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स उस ग्रुप में यहाँ डाले हुए आपको दिखेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे हम ओके। जैसे कि शुरुआत में कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स जो है बिजनेस फर्म के वो डिवाइड हो चुके हैं 5 हिस्सों में, जिसमें से 3 हिस्से अभी हम यहाँ देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट में देखते हैं हम। सबसे पहला हिस्सा होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव का और तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का। अब अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस फर्म का, तो वो प्रॉफिट मेकिंग है। कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली उसका जो मेन इंटेंशन होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, जब स्कोप हमारा डिस्कस हो रहा था कि जब भी कोई एक इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी, कोई एक बिजनेस फर्म चालू होती है तो डेफिनेटली उसका जो नजरिया होता है वो प्रॉफिट मेकिंग का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की। नेशन का जो इकोनॉमिकल एरिया डेवलप करना है वो डेवलपमेंट हमेशा ही इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देके पूरा किया है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ही ऐसा है जो प्राइवेटाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड है, या फिर प्राइवेटाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉफिट मेकिंग मोटो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इसके लिए प्रॉफिट मेकिंग ही ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए बिजनेस फर्म चलता है। लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग करते वक्त इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहेंगे क्रिएशन ऑफ कस्टमर। हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा? तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर, देन रेगुलर इनोवेशन और बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग में ज्यादा मायने रखते हैं, या फिर प्रॉफिट मेकिंग इंक्रीज होने के लिए, लेवल ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होने के लिए इसकी मदद हमें ज्यादा होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर, ये इंक्लूड किया जाता है। और जबकि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड वेलबींग ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये हमारे क्राइटेरिया है या फिर ये हमारे पिलर्स है जिनके ऊपर ध्यान रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमारी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल होने के लिए मदद होती है। फाइन। ये तो हो गया थोड़ा सा। अभी चलते हैं थोड़ा डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या होता है। नाउ लेट्स सी विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. Profit making is the economic objective, which is that aspect of business, or else we can say profit is that aspect of business which helps to survive in competitive market. Okay. ये जो अभी market है, ये market पूरी तरह से competitive है. In fact, we should say that the nature of competition is
is a cutthroat competition. Fine. So ये cutthroat competition में अगर हमें survive करना है, अगर हमारा market share हमें ज़्यादा रखना है, अगर हमें sustain करना है, हमें बहुत लंबी छलांग लगानी है, तो हमें प्रॉफिट मेकिंग ये ऑब्जेक्टिव जरूरी ही है. ओके, तो प्रॉफिट ये ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करने के लिए मदद करता है. इट मस्ट बी अर्न्ड टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन ओवर टाइम. इट मस्ट बी अर्न. प्रॉफिट क्यों कमाया जाता है? जस्ट टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, कि हम जिस मार्केट में है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करके एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्रॉफिट का, तो वो प्रॉफिट है या नहीं है. उसी के साथ में बिजनेस की और प्रॉफिट की ग्रोथ हो रही है या नहीं. और उसी के साथ साथ ये जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, ये प्रॉफिट हमें ना कि उस स्टेज तक ना कि वो स्टेज हम आखिरी तक कैरी करेंगे, बल्कि वो स्टेज से हम एक एक कदम और आगे बढ़ते जाएंगे. माने अगर हम लोगों ने स्मॉल स्केल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली हम आगे चल के एक्सपांशन प्लान करेंगे जो मीडियम स्केल तक लेके जाएगा. मीडियम स्केल में अगर हम लोग सक्सीड हो गए, तो डेफिनेटली हम और अच्छा खासा एक्सपांशन प्लान बना के हम लार्ज स्केल में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे. तो ये सब कोशिशों के लिए हमें जरूरी क्या है? हमारे पास प्रॉफिट होना जरूरी है. Now, apart from that, some other objectives are necessary to pursue to achieve profit objective. माने profit objective ये भले ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है या फिर एक मोटो है, लेकिन फिर भी ये मोटो हासिल करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव, ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें फुलफिल करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. जैसे कि सबसे पहले अभी हम लोगों ने बताया था क्रिएशन ऑफ कस्टमर. माने अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और शुरुआत में हमारे प्रोडक्ट के लिए समझो कि कस्टमर्स की संख्या होगी 1000 तक की, कि प्रोडक्ट बनाया और तकरीबन 1000 लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो क्या हम सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्या यही 1000 कस्टमर के साथ हम लोग आगे चल के प्रॉफिट का लेवल बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि हमें कस्टमर्स को क्रिएट करना पड़ेगा. नाउ क्रिएशन ऑफ कस्टमर का एग्जैक्टली मीनिंग हम क्या कह सकते हैं? सबसे जरूरी बात होती है, जैसे कि जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है परचेसिंग पावर का. ओके, तो कस्टमर्स जो होते हैं या फिर कंज्यूमर्स जो होते हैं, अगर उनकी हम परचेसिंग पावर बढ़ा दे, तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे. शुरुआत में एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सकती है. पुराने जमाने में अगर हम लोग देखेंगे कि हम रोटियां पका रहे हैं या फिर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे हाथ में कुछ रहता था. जैसे को अगर डस्टिंग करनी है तो कपड़ा है, अगर झाड़ू लगाना है, घर साफ करना है तो झाड़ू है हाथ में, अगर रोटियां बनानी है तो बेलन है हाथ में. ये सब कुछ था. ओके, तो क्या हम इससे खुश नहीं थे? क्या आज हम इससे खुश नहीं है? लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हमेशा ही कुछ न कुछ नया करने की सोच में रहता ही है. कस्टमर्स को क्रिएट करने के लिए वो हमेशा ही रेडी रहता है. कैसे? झाड़ू लगाना है, वैक्यूम क्लीनर आ गया. डस्टिंग करनी है, वैक्यूम क्लीनर आ गया. रोटी बनानी है, बेलन छोड़ दिया, रोटी मेकर आ गया. इजंट इट? क्या सच में वैक्यूम क्लीनर और रोटी मेकर जैसे प्रोडक्ट की जरूरत थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आए. क्यों आए? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के हो सकता है परचेसिंग पावर बढ़ जाए और ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड भी बढ़ जाए. जैसे अगर कोई बंदा कोई एक चीज बना रहा है, कोई एक वस्तु बना रहा है, तो उस वस्तु के साथ साथ वो एक ऐसी वस्तु भी बनाए जिसके लिए वो मार्केट में डिमांड कमा सके या फिर मार्केट में उसके लिए डिमांड हो सके. फाइन. तो दिस इज व्हाट द क्रिएशन ऑफ कस्टमर, जिसकी वजह से वो कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जो 1000 कस्टमर्स थे, आज वो 1000 से 2000 हो गए, 2000 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, ऐसे करते करते वो कस्टमर्स की संख्या जो है वो हमेशा ही बढ़ती चली गई. उसी के साथ साथ रेगुलर इनोवेशंस भी होने जरूरी है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर पेस्ट.
है ना। पेस्ट रोज का काम है, हम ब्रश करते हैं, ब्रश के लिए पेस्ट यूज करते हैं। क्या एक बार एक पेस्ट मार्केट में आने के बाद में वो हमारे लिए काफी नहीं था? डेफिनेटली था। लेकिन हुआ क्या, जो पेस्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे, जो प्रोडक्शन बन रहा था इंडस्ट्री में, उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उन्होंने क्या किया, इनोवेशंस लाना चालू किया। और फिर बाद में अपने इनोवेशंस को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके के एड्स बनाने लगे, जिसकी वजह से हैमरिंग होता रहा। उसके लिए अलग अलग इल्यूजन्स भी बनाए कि जहाँ कोई है जो पेड़ में से बाहर आता है, कोई है जो आईने में से बाहर आता है और पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में क्रिस्टल है, क्या आपका टूथपेस्ट इतना फ्रेशनेस देता है, क्या आपका टूथपेस्ट आयुर्वेदिक है, क्या आपके टूथपेस्ट में लौंग है, क्या आपका टूथपेस्ट सेंसिटिविटी को कम कर सकता है। ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस आए। क्यों आए? क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि मार्केट में परचेसिंग पावर बढ़ानी बढ़ानी जरूरी थी, प्रॉफिट मेकिंग होना जरूरी था, और उसके लिए उन्होंने इनोवेशंस करते रहे। ओके। और आखिरी बात, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। हमारे पास जितने रिसोर्सेस है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस क्या हो गए हमारे लिए, जो फैक्टर्स क्या हो गए कि लैंड है, लेबर है, मनी है, मटेरियल है, इजंट इट। सो उसी के साथ साथ जैसे हम लोगों ने मटेरियल लेके आए, मटेरियल लाने के बाद में उसको ठीक तरीके से हम लोग अगर यूज करेंगे तो ही हमारे पास जितने का मटेरियल है उससे ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम स्क्रैप ज्यादा निकालते रहे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो है, ये पॉइंट बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर प्रॉफिट मेकिंग होना है तो कम से कम मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट विथ क्वालिटी निकालना, ये बहुत ही ज्यादा उम्दा ये बहुत ही ज्यादा और उम्दा और सटीक उदाहरण हम लोग बता सकते हैं। ओके। आगे चलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की ओर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लाइक एवरी बिजनेस कंसर्न इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, businessman utilizes the scarce resources which served from society. Hence, it become a moral responsibility of that business to make itself beneficial to society. स्टूडेंट्स, सबसे ज़रूरी बात होती है, जब भी हम कोई कंपनी, कोई बिजनेस फर्म खड़े करते हैं तो हम वो सोसाइटी में ही करते हैं, सोसाइटी से बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस बिजनेस फर्म की कि अगर वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है तो सोसाइटी को बेनिफिट हो, ऐसा ही उसका प्रोडक्शन रहे। अलॉन्ग विद दिस, इट शुड नॉट मेक एनी हार्म टू सोसाइटी। यानी एक तरफ से वो उसकी सोच होनी चाहिए कि मेरी वजह से सोसाइटी को बेनिफिट हो, और उसी के साथ साथ उसे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरी वजह से सोसाइटी को किसी भी तरह का हार्म ना हो, कोई कठिनाई ना हो, नोइंगली और अननोइंगली। ओके, नोइंगली एंड अननोइंगली, कंसिडरिंग एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सोशलिस्ट। हर एक समाज में रहने वाले वो समाज कार्यकर्ता के अनुसार, या फिर उस समाज कार्यकर्ता के जैसे, उस हर एक बिजनेस फर्म ने ये कंसिडर करना चाहिए कि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी वजह से सोसाइटी को ना तो कठिनाई हो, और साथ ही साथ हमारी वजह से उसको कुछ बेनिफिट मिले। ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसने समझना चाहिए। अब वो कैसे समझेगा, या फिर ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी में बोल सकते हैं? सबसे पहले, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, शायद से आप किसी डिस्कशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि जब भी बड़े कोई डिस्कस कर रहे हैं तो एक नोटिस करना उनके साथ में डिस्कशन के वक्त, कि बहुत बार होता है कि ये हमारे जैसा नहीं रहा, ये पहले जैसा नहीं रहा, अभी की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। ये ऐसे बहुत बार हम बहुत बार सुनते हैं हमारे सारे बड़े लोगों के साथ बैठने के बाद, जैसे कि ये उनके लिए एक सिग्नेचर स्टेटमेंट ही हो गया कि हमारे टाइम ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे क्वालिटी अच्छी थी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, कंपनी बिजनेस फर्म बढ़ते गए, कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी कुछ करना तो चाहा,
उसी के साथ साथ अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना तो चाहा, बट एट द टाइम भूल गए ये लोग कि हमें क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो हमारा ये बहुत बड़ा, या फिर बिजनेस फर्म का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कहलाता है। कि जब भी आप कोई प्रोड्यूस करेंगे, जब भी आप कुछ प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है। देन द अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये अगेन एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया गया है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, दैट इज अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर का मतलब होता है कि हम जब भी करेंगे वो न्यायपूर्ण ही होगा। जितना हम हमारे प्रोडक्ट के लिए कीमत चार्ज कर रहे हैं, जितनी कीमत हम हमारे प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, डेफिनेटली हम उस कीमत के लिए उतनी ही क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, तब जाके हम फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर पाते हैं। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में एक सबसे ज्यादा या फिर महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारे कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। यानी सब्जी मार्केट में बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस आता होगा कि हम लोग गए सब्जी लेने के लिए, और जितना भी है 250 ग्राम है, 500 ग्राम है, जितना भी हम सब्जी ले रहे हैं, उसमें से हमें पूरा का पूरा तोल करके आता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कम ही मिलता है। बहुत कम होते हैं जो कि तोल पक्का करते हैं, या मोल भी उसी तरीके से रखते हैं। तो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो होना जरूरी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि जिस सोसाइटी में रहते हो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ओके, देन द कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मुझे याद है मैंने मेरे जो कंपनी में दोस्त है उनके साथ डिस्कस किया था, तो कहा था उन्होंने कि उनकी एक कंपनी है, और वो कंपनी ने एक विलेज को अडॉप्ट किया है। अब उस विलेज में जो भी प्रोग्रेस होगा ये उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दैट इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन टू जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब कि जैसे कि हम सबको ये चीज पता है कि इम्बैलेंस बहुत है इंडिया में। इंडिया की बात तो छोड़ो, हम महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में इम्बैलेंस बहुत है। अब ये जो इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस अगर कम करना है तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जनरल वेलफेयर के हिसाब से, सोसाइटी के वेलफेयर के हिसाब से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या शोल्डर करें, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो शोल्डर की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करें। तो ऐसे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, कुछ कुछ सालों पहले, कुछ साल मतलब हो सकता है कि मैं कहूँ आपको कि एक 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले जब मार्केट में बिजनेस चालू हुआ था, या फिर अंग्रेजों के जमाने में जब बिजनेस चल रहा था, तब सारा बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड था। यानी इंसान को महत्व नहीं था, बल्कि जो उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स थे उनको ज्यादा महत्व दिया गया था। और उसी वजह से प्रॉब्लम क्या होता था कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त के हिसाब से जो तकाजा था, वो तकाजा क्या था कि ह्यूमन बींग्स जो है बिजनेस फर्म को चलाने वाले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भले ही हमारा जो वर्क कल्चर है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड रहे, लेकिन साथ ही में हमारे जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें भी हमें फुलफिल करना जरूरी है, ये समझ में आता गया। इसलिए जब भी हम लोग बात करेंगे या फिर अब के बार जो इंडस्ट्रियल सेक्टर काम करता है, तो काम करते वक्त हमेशा ही उनके जो एम्प्लॉयज है, उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनको डेवलप करने के हिसाब से ही उनकी प्लानिंग चलती है। एंड such kind of thing will be considered as the human objectives. Now human objectives refers to the well-being of human being. Okay,
यानी कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जो है उनका जो अच्छा है वो अच्छा माने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, जब किसी कंपनी में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज की रिलेशनशिप मेंटेन करनी है तो एम्प्लॉयर को हमेशा ही अपने एम्प्लॉयज के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। तो जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं एम्प्लॉयज के, जैसे हफ्ते में एक दिन छुट्टी होना, या फिर महीने के दो तीन दिन छुट्टी होना, या फिर फैमिली के साथ, या फिर ट्रिप पर जाना, या फिर पैसों में बढ़ती होना, या बहुत सारे ऐसी बातें जो एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से एक्सपेक्ट करता है। साथ ही में एक और चीज जो महत्वपूर्ण रखती है यहाँ पे, दैट इज कि भले ही हम इस कंपनी के एम्प्लॉयज है और आप एम्प्लॉयर है, लेकिन फिर भी हमें जब भी बर्ताव मिले आपसे वो हमेशा ही इज्जत के तौर पर ही देखा जाए, या फिर इज्जत के साथ ही हमारे साथ कुछ जो भी होना है वो बर्ताव होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं एम्प्लॉयज के। साथ में एक और चीज है, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल दैट आर डिसेबल्ड, हैंडीकैप्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। माने बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिसेबल्ड है, यानी दिख नहीं रहा है, मतलब दृष्टिहीन है, या फिर पैरों में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चलना मुश्किल है, या फिर हाथ नहीं है। ऐसे बहुत सी बातें हैं कि जो डिसेबल्ड है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी जो है उसके पार जाके इनका, ये डिसेबल्ड लोगों का मनोधैर्य बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर उन लोगों को कमाने के लिए चांस ना दिया जाए तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो अगर ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो डेफिनेटली इनका भार, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छे है, जो नॉर्मल है उनके ऊपर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम हमें कम दिखता है ना। इसी के लिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में ये इंक्लूड किया गया है कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब भी आप नॉर्मल इंसान को काम देते हो तो उसी टाइम पे आपको ऐसे लोगों को भी सोचना है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ओके उसी के साथ साथ हैंडीकैप्ड है एंड डिप्राइव्ड फ्रॉम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों को किसी ना किसी वजह से एजुकेशन से, ट्रेनिंग से बाहर होना पड़ता है कि घर में कमाने के लिए कोई नहीं है, तो बड़ा लड़का जो है, बड़ा बेटा जो है घर का, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, वो पढ़ाई छोड़ देता है, वो कमाना चालू कर देता है। या फिर बहुत सारे लोगों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो पैसा ना होने की वजह से स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में जिनके एम्पावरमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजनेस फर्म ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन देना जरूरी होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay, hence it includes economic well-being of employees, social and psychological satisfaction, development of human resources and well-being of socially and economically backward people। तो ये हमारे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है जो कि किसी भी कंपनी ने, किसी भी बिजनेस फर्म ने फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग रुकते हैं। हमारा अगला वीडियो होगा जिसमें हम नेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।